तो फाइनली लूफी और सब लोग पहुंच जाते हैं लॉकडाउन में, यानी वही शहर जहां पे गोल्डी रॉजर का जन्म हुआ और अंत भी। तो फिर इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एपिसोड 48, 49, 50, 51 एंड 52 को। उसोप लॉकडाउन में अपने लिए कुछ सामान लेने वाला है, सांजी खाने पीने का सामान, जोरो अपने लिए नई तलवारें लेना चाहता है और नामी अपने लिए नए कपड़े। लेकिन लूफी एक्साइटेड था गोल्डी रॉजर के एग्जीक्यूशन पॉइंट, यानी जहाँ पे वो मारा गया, उसे देखने के लिए। वो सोच रहा था कि ये वही रास्ता है जहाँ पे गोल्डी रॉजर ने भी कभी कदम रखे होंगे। लूफी पूरे एक्साइटमेंट के साथ एग्जीक्यूशन पॉइंट ढूंढने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है लॉकडाउन के नेवी वाले ऑफिस में, जहाँ पे एक बंदा भागते भागते कैप्टन स्मोकर के पास जाता है और कहता है हमारे पास बहुत बुरी खबर है। कैप्टन स्मोकर हेडक्वार्टर से मैसेज आया है, उन्हें पता चला है मॉन्की डी लूफी यहीं पे आने वाला है और लूफी कोई आम पायरेट नहीं है, उसके ऊपर 3 करोड़ का इनाम है। स्मोकर भी कहता है 3 करोड़, ये तो काबिलिए तारीफ है। कैप्टन स्मोकर तैयार था लूफी को पकड़ने के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है जोरो पे। वो अपनी तलवारें खरीदना चाहता था लेकिन सभी बहुत महंगी थी। वो देखते हैं पीछे बहुत सारे लोग एक गोला बना के खड़े हैं। हम देखते हैं वहाँ पे एक लड़की खड़ी है एंड उसे 2 बहुत खतरनाक लोग परेशान कर रहे हैं। वो लड़की कहती है ठीक है, मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। जोरो भी ये सब देख रहा होता है। जब वो दोनों उस लड़की पे हमला करते हैं तभी वो लड़की अपनी तलवार निकालती है एंड फिर 2 ही सेकंड में उनका गेम ओवर कर देती है। इसको देख के जोरो खुद हैरान था, लेकिन फाइट के बीच में उस लड़की का चश्मा गिर जाता है। जोरो आता है एंड उस चश्मे को उठा के उसे देने लगता है, लेकिन जो उसने देखा उसकी वजह से वो बहुत शॉक था। उस लड़की का शक्ल बिल्कुल कुइना की तरह था। कुइना यानी वही लड़की जिसके साथ उसने बचपन में वादा किया था कि वो दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तलवारबाज बन के दिखाएगा। शॉक के मारे उस लड़की का चश्मा जोरो के हाथ से टूट जाता है। तब सीन शिफ्ट होता है लूफी पे। वो भूला भटका पता नहीं कहाँ पे जा रहा था। सामने एक बोर्ड पे लिखा हुआ था बार गोल्ड रोजर, लेकिन लूफी ने पढ़ा था सिर्फ गोल्डी रोजर। और फिर लूफी अंदर चला जाता है। वहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ था, वो इस बार का ओनर था। लूफी उनसे पूछता है आप यहाँ पे काम करते हो क्या? वो कहता है ये जगह तो जैसे बच्चों के लिए नहीं है। लूफी वहाँ पे पड़े एक चेयर पे बैठ जाता है और बताता कि वो खो चुका है, उसको एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म पे जाना था। वो ओनर से वहाँ का रास्ता पूछता है। सामने से कोई रिप्लाई नहीं आता, लेकिन लूफी वहाँ पे देखता है एक खोपड़ी पड़ी हुई है। वो खोपड़ी थी किलर जायंट की, जिसने हंड्रेड्स ऑफ पायरेट्स को, यानी 100 से भी ज्यादा पायरेट्स को उसने मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन गोल्डी रॉजर ने एक ही हमले के साथ उसे मार दिया। गोल्डी रॉजर की बातें सुन के लूफी को गूज़बम्प आ रहे थे। ओनर और बताता है गोल्डी रॉजर वो अपने दिनों में नहीं, आज भी मुझे लगता है वो इकलौता आदमी था जो कि ग्रैंड लाइन से डरा नहीं। उस समय ग्रैंड लाइन के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, बस जितने भी लोग वहाँ पे गए उनमें से कोई भी वापस नहीं लौटा, जिसकी वजह से लोगों के अंदर डर बैठ चुका था। फिर हम देखते हैं गोल्डी रॉजर उसी बार में बैठा हुआ था, मतलब पास्ट की बात चल रही है। गोल्ड रॉजर वहाँ पे रम की बोतल उठा के पी रहा होता है। वो ओनर से बताता कि वो ग्रैंड लाइन की ओर जाने वाला है। गोल्ड रॉजर वहाँ पे जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन ओनर डरा हुआ था कि गोल्डी रॉजर को वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। ओनर गोल्ड रॉजर को सलाह देता है कि वो ग्रैंड लाइन के बारे में भूल जाए, क्योंकि वहाँ से आज तक कोई वापस नहीं आया है। गोल्ड रॉजर हंसते हुए कहता है तभी तो मैं जा रहा हूँ। बैक इन प्रेजेंट ओनर लूफी को बताता है कि कुछ ही टाइम में ये खबर फैल गई थी कि गोल्ड रॉजर ग्रैंड लाइन से जिंदा वापस आ चुका है, लेकिन आज से 22 साल पहले गोल्ड रॉजर को मार दिया गया और उसी टाइम से ग्रेट पायरेट एरा स्टार्ट हुआ। लूफी ओनर से कहता है मैं भी ग्रैंड लाइन की तरफ जाने वाला हूँ। गोल्ड रॉजर कितना कूल है ना, एक पायरेट को उन्हीं की तरह होना चाहिए और इसीलिए मैंने समुद्र में कदम रखा। मैं ग्रैंड लाइन जाके वन पीस ढूंढना चाहता हूँ और किंग ऑफ पायरेट्स बन के दिखाऊंगा। ओनर लूफी की बातें ध्यान से सुन रहा होता है एंड तभी उसे लूफी के अंदर गोल्डी रॉजर दिखता है। यहाँ तक कि ओनर को भी अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ। यार समझो, इस चीज को मैंने कितनी बार देख लिया लेकिन अभी भी गूज़बम्प आते हैं। मतलब समझो लूफी का सपना ही है किंग ऑफ पायरेट्स बनना एंड उसी के अंदर किंग ऑफ पायरेट्स की इमेज दिख रही है। खैर ओनर उसे कहता है चलो चीयर्स करते हैं। लूफी कहता है मैं अल्कोहल नहीं पीता। तब ओनर सामने दूध रखता है एंड फिर उसी के साथ चीयर्स कर लेते हैं। किंग ऑफ पायरेट्स गोल्डी रॉजर के नाम पे हमें 22 साल पहले का दृश्य दिखाई देता है, जब गोल्डी रॉजर पकड़ा जा चुका था। उसके हाथ बंधे हुए थे, उसको अपनी मौत साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पे एक स्माइल थी। गोल्ड रॉजर जिसने दुनिया की हर वो चीज पाली थी जो कि दुनिया के पास देने को था, वो अपने मौत की तरफ भी शान से जा रहा था। उसको थोड़ा सा भी डर नहीं था अपनी मौत से। उसके गले पे तलवारें रख दी जाती हैं, फिर भी वो स्माइल कर रहा था। भीड़ में से एक आदमी खड़ा होता है और बोलता है ओए किंग ऑफ पायरेट, तूने अपना खजाना कहाँ पे छिपाया है? क्या वो ग्रैंड लाइन में है? वो
ग्रेट ट्रेजर, द वन पीस। गोल्ड रोजर उसकी बातों पे स्माइल करता है और फिर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, मेरा खजाना अगर तुम्हें चाहिए तुम रख सकते हो, ढूंढ लो उसे। मैंने दुनिया की हर वो चीज उसमें रखा है जो कि दुनिया के पास देने को था। और उसी टाइम गोल्डी रोजर को मार दिया जाता है, फिर भी उसके चेहरे पे स्माइल थी। तो इसी के साथ द किंग ऑफ पायरेट्स गोल्डी रोजर का कहानी खत्म होता है। बैक इन प्रेजेंट लूफी वहाँ पे पहुंच जाता है। लूफी फिर उस टावर के ऊपर चढ़ने लगता है। पीछे से स्मोकर आ जाता है एंड फिर वो लूफी को बुलाता है। लूफी उससे पूछता है, हाँ तुम्हें क्या चाहिए? दिखाई नहीं दे रहा मैं कितना बिजी हूँ अभी। स्मोकर उससे पूछता है, तू वही है ना जिस पे पूरे ईस्ट ब्लू में सबसे ज्यादा इनाम लगा है? लूफी कहता है, हाँ मैं लूफी हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? स्मोकर कहता है, मैं यहाँ के नेवी का कैप्टन हूँ और तू अब पकड़ा जा चुका है। लूफी कहता है, हाँ मैं पकड़ा जा चुका हूँ, भूल जाए इस बारे में। मैं अब ग्रैंड लाइन में जाने वाला हूँ और किंग ऑफ पायरेट्स भी बनने वाला हूँ, तो अभी मैं अरेस्ट होना अफोर्ड नहीं कर सकता। स्मोकर कहता है, मुझे बिना हराए तो ग्रैंड लाइन नहीं जा सकता। लूफी कहता है, अगर तुझे हराना इतने इम्पोर्टेंट है तो मैं तुझे अभी हरा देता हूँ। फिर वो स्मोकर को एक पंच मारने जाता है लेकिन स्मोकर उसको ही मार देता है। लूफी उस पर दोबारा हमला करता है लेकिन स्मोकर उसे दोबारा मार के फेंक देता है। लूफी फिर उस पर एक घुमा के किक मारता है लेकिन वो अटैक उसको लगता नहीं है और लूफी गोल गोल घूम के हवा में उड़ जाता है। लूफी बहुत दूर जाके गिरता है और फिर वहीं पे सो जाता है। सीन शिफ्ट होता है जोरो और उसी लड़की पे जिसका जोरो ने चश्मा तोड़ा था। वो जोरो को अभी भी ताने मार रही थी। जोरो कहता है, मैंने कहा ना मैं उसके पैसे दे दूंगा। वो लड़की कहती है, मुझे तुमसे पैसे नहीं चाहिए, तुमको तो देख के बहुत चिंता होता है, तुम्हारे तो आंखों के नीचे रिंकल्स आ रखे हैं, ऐसा लगता है तुम हफ्तों से नहीं सोए। क्या तुम्हारी माँ बीमार है या तुम्हारी बीवी किसी के साथ भाग गई? तुम्हें तुम्हारे 5 बच्चों के साथ छोड़ के मैं और पूछ के तुम्हें दर्द नहीं देना चाहती। वो जोरो को नेवी का ऑफिस में ले जाती है जहाँ पे उसे वो सफाई करने का काम दे देती है और कहती है, अगर तुम नेवी के लिए काम करते रहे तो तुम कभी भूखे नहीं मरोगे। जोरो फिर फ्लोर को आराम से साफ कर देता है और साथ ही साथ 2 नेवी वाले बंदों को भी, जिनको पता लग गया था कि वो जोरो है। जोरो फिर वहाँ से चला जाता है एक तलवारों की दुकान पे जहाँ पे वो कहता है, मेरे पास 1 लाख रुपए हैं और इसी से मुझे 2 तलवारें चाहिए। वो आदमी कहता है, इतने में तो कोई पुरानी तलवार ही आएगी। उसकी नजर जोरो की तलवार के ऊपर जाती है। वो जोरो से वो तलवार मांगता है और जब उसे वो खोलता है वो बहुत हैरान हो चुका था क्योंकि वो कोई आम तलवार नहीं थी। वो जोरो को चूना लगाना चाहता था और उस बेहतरीन तलवार को बहुत कम दामों पे खरीदना चाहता था लेकिन फिर वहाँ पे वही लड़की आ जाती है। खैर अभी भी उसे पता नहीं था कि वो पायरेट हंटर जोरो है। वो वहाँ पे अपनी तलवार लेने आई थी लेकिन जब वो जोरो की तलवार देखती है तब वो बहुत हैरान हो जाती है। वो पूछती है, ये वाडो इचिमोंजी है ना? ये 21 वाज़ामोनो स्वॉर्ड में से एक है। इसकी कीमत 1 करोड़ से तो कम कभी नहीं होगी। दुकान का मालिक थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। फिर वो जोरो को कहता है, सामने पड़ी तलवारों में से कोई भी उठा ले, सारी तलवारें 50,000 की है। जोरो वहाँ पे जाता है और तलवारें चुनने लगता है। वो एक तलवार उठाता है। फिर वो लड़की दोबारा कहती है, ये तो एक और लेजेंडरी स्वॉर्ड है, काइतेत्सु 3rd। ये बहुत ही शानदार तलवार है। दुकान का मालिक उस तलवार को बेचने से मना कर देता है। फिर जोरो कहता है, ये एक श्रापित तलवार है ना? ओनर हैरान था कि उस जोरो को कैसे पता। जोरो को बस अंदाजा हुआ था। ओनर बताता है कि कितेत्सु की सारी तलवारें बहुत ही श्रापित है। जिन लोगों ने इसको चलाने की कोशिश करी वो सभी एक एक करके मारे गए लेकिन फिर भी जोरो कहता है, मुझे ये चाहिए। वो चेक करना चाहता था कि उसका लक ज्यादा ताकतवर है या फिर वो श्रापित तलवार। वो तलवार को हवा में उछाल देता है और अपने हाथ को सीधा रख देता है। तलवार हवा में घूम रही थी। फिर जब वो नीचे आ रहा होता है वो तलवार जोरो के बिल्कुल पास से गुजरा और फिर जोरो कॉन्फिडेंट था उस तलवार को लेने के लिए। ओनर भागता भागता अंदर जाता है और एक और तलवार लेके आ जाता है जिसका नाम था फुबाशिरी। वो तलवार जोरो को ऐसा गिफ्ट दे देता है बिना पैसे लिए और फिर जोरो वहाँ से चला जाता है। वो बहुत खुश था क्योंकि अब उसके पास फाइनली 3 तलवारें थी। फिर हम देखते हैं सड़कों पे कुछ अजीब आदमी घूम रहे थे। फिर जब कैमरा शिफ्ट होता है तो हम देखते हैं वहाँ पे बागी था। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जोरो अपनी तलवार को देख के खुश हो रहा होता है। तभी उसके सामने लूफी आ जाता है। लूफी अपना रास्ता भटक चुका था। लूफी और जोरो की नजर सड़क पे जाती है जहाँ पे वो देखते एक आदमी, उसको बहुत सारे लोग घेरे हुए थे एंड उसके ऊपर बंदूक रखे हुए थे। इससे पहले कि वो लोग शूट करते उस आदमी ने एक को छोड़ के सभी को मार दिया। वो एक बच्चा था। वो आदमी कहता है, घर जा बच्चे, तेरी माँ इंतजार कर रही होगी। लूफी को ये सब देखना बड़ा कूल लग रहा था
जोरो बताता है ये है डैडी द पेरेंट और ये बहुत ज्यादा खतरनाक बाउंटी हंटर है। सीन शिफ्ट होते तो हम देखते उसोप ने बहुत सारी चीजें खरीद ली थी। फिर उसे याद आता कि उसे एक चश्मा भी लेना था। वो चश्मे की दुकान पे जाता है, उसे एक तरीके का चश्मा बहुत पसंद आता है। उसोप फिर उसे पहन के निशाना लगाता है एंड फिर उसे वो चश्मा बहुत पसंद आता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे तो वो शायद नामी से मांगने जा रहा था। लेकिन तभी वहाँ पे एक बच्ची आती है एंड फिर सेम चश्मा वो काउंटर से खरीद लेती है। वैसा चश्मा सिर्फ एक ही था तो उसोप को थोड़ा गुस्सा आता है और वो कहता है मैंने उसे पहले देखा था। फिर वो बच्ची सामने आती है और कहती है दफा हो जा बुढ़े आदमी, और वो गुनगुनाते हुए बाहर चली जाती है। लेकिन उसोप उसका पीछा करता है। फिर वो लड़की कहती है मुझे परेशान मत करो, मैं तुम्हारी शिकायत नेवी में कर दूंगी। कैप्टन स्मोकर मेरे बहुत बढ़िया दोस्त है। उसोप भी कहता है तो तुझे नहीं पता मैं कौन हूँ? मैं ग्रेट पायरेट उसोप हूँ जिसने आलोंग पायरेट्स को धूल चखा दी थी। मैंने 200 300 बहुत सारे फिशरमैन को अकेले ही मारा था, यहाँ तक कि मेरे ऊपर 3 करोड़ का भी नाम है। वो लड़की पापा कहती है। फिर जब सीन शिफ्ट होता तो हम देखते हैं वहाँ पे डैडी था। वो लड़की डैडी की बेटी थी। वो लड़की डैडी के पास जाती है एंड वो चश्मा उसके बर्थडे गिफ्ट की तरफ उसे दे देती है। इसको देख के डैडी थोड़ा इमोशनल हो जाता है, लेकिन फिर वो उसोप से कहता है क्या मैंने सही सुना, तेरे ऊपर 3 करोड़ का इनाम है? उसोप कहता है हाँ, लेकिन मैं एक और बात बता दूं, अगर तुमने मेरे ऊपर उंगली भी उठाई तो मेरा कैप्टन तुम्हें छोड़ेगा नहीं। वो एक नंबर का शैतान और निर्दयी दरिंदा है। तू मुझे परिवार वाला लगता है, अच्छा होगा कि तुम मुझसे पंगे मत ले। डैडी कहता है ये तो बहुत बुरी बात है, तो इसका मतलब मैं समझ सकता हूँ तुझे मेरे साथ लड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं। वो उसोप की तरफ पे एक गन फेंकता है और फिर अपनी जब शॉल हटाता है उसके पास 1 नहीं 2 नहीं पूरे 30 बंदूकें थी। उसोप समझ चुका था कि वो डैडी द पेरेंट है और उसने डैडी के साथ पंगे लेके बहुत बुरा किया। फिर थोड़े टाइम में वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो जाती है। वो सब लोग इस फाइट को देखने आए थे। उस भीड़ में नामी भी थी। भीड़ वाले लोग कह रहे थे ओए लड़के चिंता मत कर, अगर उसने तुझे मार भी दिया हम लोग तैयार है तेरी कब्र खोदने के लिए। नामी उस सबको डांट रही होती कि उसने ये कैसी मुसीबत अपने सर पे ले ली। वो लड़की रूल्स बताती है, दोनों लोग 10 कदम चलेंगे और दोनों के पास एक ही मौका होगा। फिर काउंटिंग स्टार्ट होता है 1 2 3। उसको समझ आ चुका था कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। वो वहाँ से भागना चाहता था तो उसने अपनी एक बॉल जमीन में फेंकी, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता डैडी ने उस पर शूट करके उसकी बंदूक उड़ा दी। इसका मतलब है कि वो कहीं पे भाग नहीं सकता। उसको जमीन पर गिर जाता है और फिर उससे माफी मांगने लगता है। वो कह रहा होता कि मुझे मार के आपको कुछ नहीं मिलेगा। नामी उसोप के आगे आ जाती है। फिर डैडी कहता है तो तू इतना कायर है कि तू एक लड़की के पीछे छिप रहा है। उसोप फिर खड़ा हो जाता है और कहता है अभी मैंने जो भी बोला उसको भूल जाओ तुम, इस लड़की का हमसे कुछ लेना देना नहीं है। नामी उसोप कहती है। फिर जब डैडी को पता चलता है कि उसका नाम उसोप है वो थोड़ा हैरान हो जाता है। वो उसोप से पूछता है कि क्या सही में तुम्हारा नाम उसोप है? उसोप कहता है हाँ। डैडी पूछता है क्या तू यासोप को जानता है, वही जो रेड हेयर पायरेट्स का एक मेंबर है? उसोप कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ, वो मेरे पापा हैं। डैडी कहते हैं अच्छा तब मैं समझा। इस बात को सुन, मैं तुझे वो बात बताने जा रहा हूँ जो कि आज से पहले मैंने किसी को नहीं बताया। वो बताता है कि कुछ साल पहले उसके और योसोप के बीच में वही सेम फाइट हुई थी। वहाँ पे शांक्स और सभी लोग थे। जब दोनों ने एक दूसरे पे हमला किया योसोप के राइट हैंड पे चोट लग गई थी, लेकिन डैडी पूरी तरीके से हार चुका था। डैडी नेवी का सबसे खतरनाक स्नाइपर था जिसको यूसोप ने हरा दिया था। यूसोप उसको मारने जा रहा था, लेकिन तभी वो देखते उसके गले पे एक लॉकेट है। उसको जब खोलता है उसके अंदर उसकी बेटी की फोटो थी। यूसोप थोड़ा सा स्माइल देता है और साइड में जाके बैठ जाता है और कहता है परिवार इतनी बुरी चीज नहीं है, लेकिन मैं इन चीजों में अच्छा नहीं। मेरे पास एक बेटा है जिसका नाम उसोप है। मैंने उसे सालों से नहीं देखा और जब मैंने इस समुद्र में कदम रखा था वो तो बस एक छोटा सा बच्चा था। डैडी उससे पूछता है क्या तुम अपने बेटे से प्यार नहीं करते? उसोप कहता है अरे ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये पायरेट फ्लैग ये मुझे बुला रहा है। खैर अब मैं अपने बेटे के लिए कुछ कर तो नहीं सकता और मैं एक अच्छा पेरेंट भी नहीं बन पाया, लेकिन तुम अपनी बेटी का हमेशा ध्यान रखना। और फिर यूसोप वहाँ से जाने लगता है। डैडी उससे कहता है यूसोप तुम मुझे मार के जाओ, मेरे ऊपर दया करने की कोई जरूरत नहीं है। यूसोप कहता है अरे छोड़ो भी, तुम नेवी वालों के चोंचले हैं,
लेकिन हम पायरेट्स खुद डिसाइड करते हैं हमें किसे मारना है और किसे छोड़ना है। बैक इन प्रेजेंट उसोप ये सारी कहानी सुन के रो रहा था। उसोप के अंदर ये सब सुन के बहुत ज्यादा हिम्मत आ चुका था। वो डैडी से एक और मौका मांगता है और डैडी भी खुशी खुशी एक्सेप्ट कर देता है। इस बार उसने उसोप को दूर में लगी बोर्ड पे निशाना लगाने को कहा था और अगर उसोप चूका तो डैडी उसे उसी टाइम पे मार देगा। वो बोर्ड हवा की वजह से बहुत हिल रहा था। उसोप अपनी गुलेल निकालता है और फिर निशाना लगाता है। वो बहुत नर्वस हो रहा था, उसके बहुत ज्यादा पसीने आ रहे थे। उसोप अपना एम लगाता है और फिर शूट कर देता है। गोलियां हमें दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। वो छोटी बच्ची भी थोड़ी इमोशनल हो जाती है और अपने पापा से कहती है कि वो उसोप को ना मारे। डैडी बताते हैं कि उसोप का निशाना एकदम सही जगह पे लगा है। डैडी कहते हैं मुझे यूसुफ के बेटे से और कुछ उम्मीद नहीं थी। तुम भी एक दिन अपने पापा की तरह एक शानदार और निडर शूटर बनोगे। तुम ग्रेनेड में जाओ, वहाँ तुम्हें यूसुफ मिलेगा। यूसुफ भी थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करता है और कहता है मैं भी एक दिन अपने पापा की तरह एक शानदार और निडर वॉरियर बन के दिखाऊंगा। फिर हम देखते हैं सांजी को। सांजी को कोई पीछे से बुलाता है। वो एक महिला थी जिसका नाम था फेरी कार्मेन। वो अपने आप को ईस्ट ब्लू का सबसे बेहतरीन कुक बताती है और वो ये भी बताती है कि उसने ईस्ट ब्लू में सभी फेमस कुक को हरा दिया है और वो इस बार सांजी को चैलेंज करने आई है। वो उसे मार्केट में बुलाती है जहाँ पे थोड़े टाइम में कुकिंग कंपटीशन स्टार्ट होने वाला था। वो इतना कह के चली जाती है लेकिन सांजी उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाता। फिर भी वो मार्केट जाता है क्योंकि उसे सामान लेना था। वो देखता है कि वहाँ पे बहुत भीड़ लगा हुआ है। जब वो वहाँ पे जाता है तो उसे एक फिश दिखाई देती है बहुत बड़ी सी, जिसके बारे में उसने बचपन में एक किताब में पढ़ा था। सांजी वो फिश कुछ भी करके खरीदना चाहता था। वो कहता है मुझे ये फिश दे दो, मेरे पास पैसे हैं, तुम्हें जितने चाहिए होंगे मैं तुम्हें उतने दे दूंगा। फिर सामने से वो लोग बताते हैं कि ये फिश बेचने के लिए नहीं है बल्कि इस कुकिंग कंपटीशन का एक प्राइज है जो कि इस कंपटीशन के विजेता को मिलेगा। सांजी थोड़ी देर तो शांत रहता है लेकिन फिर वो अपना मन बना लेता है कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। फिर कंपटीशन स्टार्ट होता है। वहाँ पे कार्मेन भी थी। हम देखते हैं ऑडियंस में उसोप और नामी भी थे। कंपटीशन स्टार्ट होता है और फिर सांजी एक के बाद एक राउंड क्लियर करके आगे बढ़ता जाता है और साथ ही साथ कार्मेन भी। और एट द एंड फाइनल में सांजी और कार्मेन ही बचते हैं। फाइनल राउंड स्टार्ट होता है और दोनों अपना खाना बनाने लगते हैं। सांजी अपनी डिश बना लेता है और फिर कार्मेन भी। और फिर फाइनली टाइम आ जाता है रिजल्ट अनाउंस करने का। रिजल्ट अनाउंस होने वाला होता है कि सामने से कार्मेन रोकती है उसे और सांजी के पास जाके वो खुद मान लेती है कि सांजी का खाना उसके खाने से कई गुना बेहतर है। तो इसका मतलब साफ था सांजी कंपटीशन जीत चुका था एंड वो मछली अब उसके पास थी। नामी बताती कि हवा का रुख चेंज हो चुका है और थोड़ी देर में बारिश होने वाली है। सांजी कहता है लेकिन अभी तो मौसम बिल्कुल साफ है। नामी कहती है इसमें कोई शक नहीं है, थोड़ी देर में बारिश होने वाला है और हमें यहाँ से निकलना होगा। सीन शिफ्ट होता है लूफी पे जो कि भूला भटका पहुंच जाता है एग्जीक्यूशन पॉइंट पे। लूफी प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ जाता है और फिर उस नजारे को एंजॉय करता है जो कि पायरेट किंग गोल्ड रोजर ने अपनी मौत के वक्त देखा होगा। हम देखते हैं बागी, कैप्टन स्मोकर और वो सुंदर लड़की को भी पता चल चुका था कि लूफी अब कहाँ पे है। फिर हम देखते हैं वहाँ पे वो सुंदर लड़की आ जाती है और कहती है लूफी मैं तुम्हारा इंतजार बहुत टाइम से कर रही थी, ये मत कहना कि तुम मुझे भूल गए। वहाँ पे खड़े सभी लोग नॉटी हो रहे थे। लूफी कहता है मैं तुझे नहीं जानता, आखिर तू है कौन? वो लड़की कहती है मैं तुझे नहीं भूल सकती, तू पहला आदमी था जिसने मुझे मारा है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो मुझ पे फिदा ना हो और इसी तरह लूफी मैं तुझे अपना बना लूंगी। लूफी कहता है चुप कर जा, आखिर तू है कौन? वो कहती है सुंदर लड़की अलविदा। लूफी कहता है हाँ अलविदा, वो तो मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रही। मतलब समझ रहे हो, जिसको हमने फर्स्ट एपिसोड में बॉडी शेमिंग के नाम पे भगा दिया था उसका देखो कितना मस्त ग्लो अप हुआ है। लेकिन अब क्या फायदा, पछताओ अब नहीं मिलने वाली अब ये। वो लूफी को बताती कि उसने स्मूथ नाम का एक डेविल फ्रूट खाया है और जिसकी वजह से उसकी बॉडी बहुत स्मूथ हो चुकी है, जिसकी वजह से उस पे किए सारे अटैक फिसल जाते हैं और डैमेज नहीं करते। हम देखते हैं वहाँ पे वही अजीब से लोग आ जाते हैं और जब वो अपना कवर हटाते हैं हमें पता चलता है वो कोई और नहीं कैप्टन बागी और उसके साथी थे। बागी कहता है कि उसके साथ जो भी हुआ वो नहीं भूलने वाला और वो उसका बदला लेके रहेगा। लूफी कहता है अच्छा, वैसे तुम्हारा नाम क्या था? बॉगी था क्या? बोगी या फिर बाही था? अरे हाँ, तुम्हारा नाम तो बफोन है। कैप्टन बागी को ये बहुत गंदी बेइज्जती लगती है। वहाँ खड़े बाकी सब लोगों को जब पता चलता है कि ये बागी द क्लाउन है तो सभी अपनी जान बचा के भागने लगते हैं। अरे मतलब ठीक है, हम लोग बागी से नहीं डरते लेकिन बाकी सारे लोग तो डरते होंगे ना, क्योंकि बागी एक मशहूर पायरेट है। कैप्टन बागी अपने साथी को ऑर्डर देता है कि सबको कंट्रोल में रखे। उसके साथी फिर ऐसे ही करते हैं। लूफी को फाइनली याद आ चुका था कि उसका नाम बगी है, लेकिन इससे पहले कुछ होता, वहाँ पे काबाजी आके लूफी को
को पकड़ लेता है। लूफी वहाँ से थोड़ा सा भी हिल नहीं पा रहा था। हम देखते हैं नामी को, वो कह रही होती कि एटमॉस्फेयर प्रेशर बहुत जल्दी से गिर रहा है और एक जोरदार तूफान इस आइलैंड पे आने वाला है। हमें अपने शिप के पास जाना होगा वरना फिर बहुत लेट हो जाएगा। हम देखते हैं वहाँ पे जोरो भी आ चुका था। वहाँ पे बहुत सारे लोग एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे थे क्योंकि उनको पता चल चुका था कि कैप्टन बागी स्ट्रॉ हैट लूफी को मारने वाला है। इस बात को सुन के जोरो और सांजी सीधा भागते लूफी को बचाने के लिए। हम देखते हैं कैप्टन स्मोकर भी ये सब अच्छे से देख रहा था। मौसम लगातार खराब होते जा रहा था। आसमान पूरा काले बादलों से घिर चुका था। कैप्टन बगी के पायरेट्स जश्न मना रहे थे क्योंकि अब वो फाइनली लूफी को मारने वाले हैं। लूफी कहता है मैं अपनी जिंदगी में पहली बार एग्जीक्यूशन देखने वाला हूँ। बगी कहता है बेवकूफ, हम तुझे ही मारने वाले हैं। लूफी को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है और कहता है ओए मजाक करना बंद कर। बगी कहते है तू मजाक करना बंद कर। वैसे क्योंकि हम तुझे मारने वाले हैं, अगर तेरे कुछ आखिरी शब्द हो तो बोल सकता है। लूफी वही बात कहता है, मैं वही हूँ जो बाद में जाके किंग ऑफ पायरेट्स बनेगा। ये बात सुन के सब लोग हैरान थे क्योंकि लूफी उसी जगह पे किंग ऑफ पायरेट्स बनने की बात कर रहा था जहाँ पे किंग ऑफ पायरेट्स को मारा गया। बगी अपनी तलवार से लूफी को मारने वाला होता है, तभी पीछे से आवाज आती है रुक जाओ। हम देखते हैं वहाँ पे जोरो और सांजी आ चुके थे। जोरो और सांजी को देख के लूफी बहुत खुश था। जोरो और सांजी आगे बढ़ते लूफी को बचाने के लिए, लेकिन उनके ऊपर बहुत सारे पायरेट्स हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर भी जोरो और सांजी सबको एक एक करके मार देते हैं, लेकिन बागी अपनी तलवार को उठाता है। तभी लूफी जोरो और सांजी को कहता है माफ करना यार, मैं अब बनने वाला हूँ। एंड फिर बागी उसके ऊपर तलवार चला देता है। लूफी के चेहरे पे एक स्माइल थी, एकदम वैसे ही जैसा किंग ऑफ पायरेट गोल्डी रोजर के चेहरे पे था। और फिर यहीं पे अपना एपिसोड खत्म हो जाता है। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही। क्या लूफी मारा जाता है या फिर बच जाता है, ये सवाल अब सबके मन में है। तो फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। एक और बात, हम लोग बहुत करीब है 1000 सब्सक्राइबर्स के, तो अगर एक्सप्लेनेशन बढ़िया लगा तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा देना ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए आपको सबसे पहले पता चल जाए। अच्छा ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सायोनारा।